भगवान को तो जब मैं सर भगवान को मानते उनकी बात को नहीं मानते तो मज़ा नहीं। क्यों के लोग क्यों खाद लोग गाय घोट बुलंद आए चढ़ी बहुत नाराज़ हुई, रोने लगी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं पास। आज तो तुम रो रही हो, नहीं तो अगर यहाँ रही थी जिंदगी भर ये रोएंगे। जय बात दोस्तों आज हमारे साथ मेहमान हैं पूर्व एमपी जसवंत सिंह जी बिश्नोई। आइए इनसे इनके जीवन का कुछ परिचय हासिल करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार इन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और किस प्रकार अभी भी भारतीय जनता पार्टी से ये लगातार जुड़े रहे हैं और आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति इनका जो जुड़ाव है वो भी बरकरार हैं। तो नमन प्रणाम जी। सर भगवान को विष्णु भगवान को सबसे पहले साहब आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जीवन जो है शुरुआत में आप ग्रामीण क्षेत्र से ही रहे हैं, किसान परिवार से रहे हैं या आपका राजनीतिक बैकग्राउंड था? नहीं, किसान परिवार से। पिताजी खेती करते थे, दूध बेचते थे। मैंने भी खेती की, दूध बेचा है। हिंदी में बोलूँ ना? हाँ, मैंने भी दूध बेचा है, खेती की है। और मैं एक बहुत ही मध्यम परिवार से हूँ। कोई अभी भी वही स्थिति है, पहले भी वही स्थिति रही। कोई एकदम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत पैसे वाले थे या बहुत कुछ हमारे पास था। जब मैं पढ़ने के लिए हम पहले सबसे पहले घर वालों का भी काम करना पड़ता है। जब बारिश होती है तो गेहूँ चरानी पड़ती है, तो उन्होंने कभी जब बरसात का सीज़न ख़त्म हो जाए, खेती ख़त्म हो जाए तो काम खेती का, तो पोसाल पढ़ने जाओ। तो हम उसमें पोसाल पढ़ने जाते थे। अच्छा। और हमने लगातार पोसाल में पढ़ाई की पूरी। पोसाल क्या व्यवस्था? पोसाल व्यवस्था एक गाँव में होती है। गाँव में कोई पढ़ा लिखा आदमी बच्चों को पढ़ाता था। अच्छा। वो पढ़ाता था कग्गियों के लोग कग्गियों खाद लोग गाय घोट बुलंद आए चढ़ी बड़ी चांदी सच्चे बच्चे बोला जेर जज बणियों जज सरकरी, इस तरह के पढ़ाते थे। और गिनती में वो जैसे 15 का पावड़ा है, उसको 15 का 15 15 30 45 चौका 60 5 75 छकड़ी 9 हथ पिचरो 8 20 9 35 15 डोडो मतलब। तो ये 15 का जो पावड़ा था वो इस तरह के पढ़ाते थे। तो ये हम और फिर डाया ढांचा वगैरह सब वो पढ़ाने में बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। नहीं वो तो सर आपके इतनी उम्र हो गई, आज भी आपको वो याद है? तो उन्होंने बड़े ही मतलब बहुत सहज भाव से वो पढ़ते रहे। इंग्लिश भी पढ़ा दी, हिंदी भी पढ़ा दी, सब पढ़ा दिया, गणित में सब कुछ पढ़ाया। और फिर मैं सरकारी स्कूल में रहा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। एडमिशन लिया, फिर बैठा नहीं, छोड़ दिया। फिर हम 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने 1 to 9 नहीं पढ़ी। उसमें एक महेश बिश्नोई अभी गवर्नमेंट एडवोकेट है राजस्थान हाईकोर्ट में। अच्छा। सरकारी वकील है। एक रामलाल बिश्नोई मेरे मासी का बेटा भी है, ताऊ जी का लड़का भी है, वो थानेदार से रिटायर हो गया। एक मैं और एक भाणिया गाँव बिश्नोई का पाली जिले में निर्मल सिंह बिश्नोई। हम 10th का एग्जाम दिया था। जयंत कॉलेज थी, प्राइवेट स्कूल। HM लालवानी उसके प्रिंसिपल थे, मालिक भी वही थे, अतुमल लालवानी। तो हमने 10th का एग्ज़ाम दिया 1974 में। अच्छा। और हम 2nd डिवीज़न पास हुए, सब लोग 2nd डिवीज़न पास हो गए। फिर 10th और 12th की 11th की BA किया, BBA किया और लॉ किया और वकालत शुरू कर दी। अच्छा, आपने वकील आप रहे? हाँ, वकील मैं। मेरा एनरोलमेंट नंबर है 1982 का। मेरा एनरोलमेंट है 778/2। पोस्ट देखी थी 778/82। मेरे से पहले 770 वकील हैं बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में। अच्छा। 778 मेरा नंबर है। 778 नंबर पे आपने। और मैंने वकालत मैं तो जिस दिन मैंने वकालत छोड़ी 93 में, सितंबर 93 में, उस समय तो मेरे पास में 700-800 सेशन ट्रायल केसेस थे। मतलब लीडिंग लॉयर था मैं। फिर एकदम वकालत से राजनीति तो इनिशियल स्टेज में तो हम थे लोक दल में। इमरजेंसी के दरमियान मैं जिस घर में रहता था किराएदार, वो जनसंघ का लोग थे। हम शाखा में जाते थे, लेकिन ओम जी बोहरा हमको शाखा में ले जाते थे। और वो नमस्ते सदा वसले वही वहाँ सीखा सारा। फिर जब किसान कौम के थे तो चौधरी चरण सिंह जी के पढ़ते थे अखबारों में उनकी बातें। फिर हमने शुरू कर दी। उस समय चौधरी चरण सिंह को हमने माना था हमारा आइकॉन। फिर दौलत राम जी सारण थे, यहाँ सूरज से 4 MP रहे, वो सुखाड़ी जी मंत्री भी रहे। उनके साथ हमारा लगा हो गया, किसान यूनियन में जुड़ गया।
किसान यूनियन में जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ और प्रदेश के खूब किसानों के यूनियन काम किया। ये हमारे गुलाब जी, ये कटारिया, लालचंद कटारिया, ये मेरे साथ थे, साथी रहे हैं, जो कृषि अभी मंत्री है। हम किसान, ये भी किसान सिक्कर के से या जयपुर के ग्रामीण से, ये हमारे अध्यक्ष थे लालचंद जी। किसान यूनियन काम किया और हम लोकदल से जुड़ गए। शुरुआती जुड़ाव आपका राजनीति में लोकदल से हुआ? लोकदल से, और जनता पार्टी, बाद में जनता पार्टी बन गई। हम चौधरी चरण सिंह जी के फॉलोअर्स हो गए। चरण सिंह जी की मीटिंग हमने करी थी उसमें, जब इमरजेंसी के बाद में नई सड़क वाली, और उसके बाद वीपी सिंह जी भी कराई, जॉर्ज फर्नांडिस जी की भी कराई। तो उसमें धीरे धीरे ये था, एंटी कांग्रेस से हमारा विचार रहे हैं, कांग्रेस शुरू से। हम कांग्रेस में कभी नहीं रहे। कांग्रेस में मेरे हमारा जरूर पहला राम सिंह जी चुनाव लड़ा था 1971 में, तो हमारा ट्रैक्टर उनके पक्ष में गया था, मेरे भी याद इतना है। आप बीजेपी में थे, लेकिन आप प्रचार प्रसार के लिए नहीं, बीजेपी नहीं थी उसमें, जनता दल नहीं था, उसमें जनसंघ था, लेकिन हम वो उनके साथ नहीं थे। हम वैचारिक दृष्टि उनके साथ नहीं थे। मैं ट्रैक्टर गया था बम्बोर एक गांव है, उस पर वहाँ मेरी वाटर बॉडी टूट गई थी, मुझे याद है आज भी। ट्रैक्टर भी उसमें, उनके प्रचार प्रसार में मैं ट्रैक्टर गया था, लेकिन हम कभी भी उसके उनके साथ नहीं रहे। मतलब राजनीतिक दृष्टि से हम, वैचारिक दृष्टि से हम अलग ही रहे हैं। राजमाता कृष्णा कुमार जी ने चुनाव लड़ा तो 71 में, वो भी सांसद बनी निर्दलीय, तो हम उनके साथ थे उस समय, आप उनके साथ थे। फिर आप एमपी भी रहे हैं? हाँ, मैं 5 पार्लियामेंट चुनाव लड़ा। मैं जोधपुर से, दो विधायक। मैंने सबसे पहला चुनाव लड़ा, वो लड़ा था क्रय विक्रय सहकारी समिति के जोधपुर का, मार्केटिंग जोधपुर। मेरे सामने कैंडिडेट थे बुधाराम जी, जो राम सिंह सामने चुनाव लड़े थे एमएलए का। तो वो फिर कांग्रेस चले गए, कांग्रेस राम सिंह ने उसको मेरे सामने खड़ा कर दिया। और मैं मतलब मेरे साथ, मैंने मेरे जितने वोट थे उतने वोट मैं घर लेकर ला के बैठा दिए थे मैंने। 3 दिन तक हमने उस पर, उस समय मैंने, आप समझ लो नहीं, ये बात है 85 की, मैं 80 का, कौन सी 85 के आसपास होगी, 89 के आसपास। तो उस समय हमने 1 लाख रुपये खर्च किया गलत इसको मार्केटिंग चुनाव के लिए। और मैंने जितने वोट थे उसे ला के घर बैठा दिए, लेकिन अंदर अंदर कुछ लोगों ने मेरे 13 वोट से मार गया। फिर मैंने कोर्ट से स्टे भी ले लेते काउंटिंग पर, फिर कोर्ट में आके जाके मेरे खिलाफ फैसला हो गया और वो 13 वोट से वो अध्यक्ष वो बन गए। फिर हमने तय किया कि जब हम, हमारा पूरा परिवार उनके साथ रहता है, ये परिस्थितियाँ, और उन्होंने हमारे सामने खड़ा किया, तब मैंने तय किया अब चुनाव लड़ूंगा मैं, और वो सुना। उसके बाद उन्होंने सुना, बाकी हमारे तरह वकालत करते थे आराम, तो कोई मतलब नहीं था चुनाव से ज़्यादा। वो कहीं ना कहीं एक मतलब टीस बन गई कि अब चुनाव लड़ना है, अब चुनाव लड़ना चाहे कुछ भी हो जाए। कितनी बार आप विजित रहे? मैं 3 बार विजय रहा हूँ, 2 बार पार्लियामेंट में और 1 बार विधानसभा में। मैंने चुनाव 5 पार्लियामेंट के 5 लड़े हैं। पहला चुनाव मैंने लड़ा था वो 96 में पार्लियामेंट का, तो मैं 53,000 से हार गया था अशोक जी गहलोत से। अच्छा, मुख्यमंत्री जी। हाँ, दूसरा चुनाव मैंने अशोक गहलोत साहब से चुनाव लड़ा तो मैं हार गया था 4,400 से। मतलब उसमें भी मैंने हारा नहीं तो मुझे हरा दी गया था। मेरे 7,678 वोट रिजेक्ट कर दिए, थम इम्प्रेशन पर रिजेक्ट कर दिए, थम इम्प्रेशन मान करके रिजेक्ट कर दिए मेरे के। और तब मैंने कोर्ट में रिट लगाई, मेरी रिट एडमिट हो गई। मीनवाइल डेट 15-16 महीने में लोकसभा भंग हो गई, तो रिट इन्फेक्शस हो गई, तो फिर दोबारा चुनाव हो गए। उसके बाद मैं पुनः चंद विष्णु आम सामने चुनाव लड़ा, मैं जीत गया। उसके बाद में वजीराम जा खड़ा उनके सामने चुनाव में जीत गया। 1999 से 2009 तक मैं कंटिन्यू रहा लोकसभा में। 2009 का चुनाव में सिर्फ 92,000 से हार गया। राजस्थान में सबसे कम वोटों से हारा। राजस्थान में पूरे में बीजेपी 21 सीटें हारी, उसमें मैं सबसे कम वोटों से हारा था। 4 बीजेपी के लोग जीते थे। फिर परिस्थितियाँ अनुकूल प्रतिकूल होती गई, टिकट हमको नहीं दिया पार्टी ने। लेकिन एक बात हमने देखी है कि पार्टी जब टिकट नहीं देती है तो नेता अमूमन बागी हो जाते हैं, लेकिन आप पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के हम देखते हैं। जब हमारे पे पार्टी के लोगों का तो दबाव था कि भाई अब जब पार्टी के लिए जब कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं था तब तो आपको लड़ाया, और जब प्रतिक्रिया अनुकूल हुई तो आपको नहीं लड़ रही पार्टी, ये तो गलत है। ये बात भी कहीं यहाँ तो उन्होंने कहा कि पार्टी जब अपने इतना संघर्ष किया, उस समय तो देखिए हमने तो बहुत संघर्ष किया जीवन में पार्टी के लिए, बहुत ज़्यादा गांव ढाणी सब जगह। उस समय पार्टी थी नहीं,
अगर हम जाते थे तो 3-4 जगह हमको मिलने का, बीजेपी के लोगों से बात करने का समय मतलब कोई मिलता था, 4 जगह हम जा सकते थे। एक तो मूल ओबीसी, वो हम एक ब्राह्मण, एक वैश्य समाज का कोई भी हो दुकान, और एक मतलब राजपूत चारण पुरोहित, ये लोग बीजेपी मानसिकता थे, तो वहीं जाते थे। बाकी कोई था ही नहीं, बीजेपी थी नहीं कहीं गांव में। तो अब आप पार्टी विस्तार हुआ है, बहुत मजबूत होगी पार्टी। उस समय तो हम जब संघर्ष किया तब तो बीजेपी थी नहीं कहीं, लोग तो हमको भूसम ही कहते थे, कौन है कि भूसम में आए। तो संघर्ष तो किया ही हमने। तो जॉर्ज फर्नांडिस को हमने लाए जोधपुर, खूब मीटिंगें कराई, जो उनके साथ हमने काम करने का अवसर मिला। वीपी सिंह, कर्पूर ठाकुर, रामनरेश यादव। अब हमारी पीढ़ी के लोग सब चले गए। चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ, उन्होंने मेरे बेटे जैसे व्यवहार किया है। भैरव सिंह जी ने मेरे साथ बेटे जैसे व्यवहार किया है। कुंभाराम जी आर्य, नाथुराम मिर्दा, ये हमारे दौलतराम सारण, इन सब ने मेरा बहुत लाड रखा। जो भी नेतृत्व करने वाले जिनके साथ मैं रहा हूँ, उन्होंने बहुत मेरे को प्यार दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत मेरा सपोर्ट भी किया। वो लोग अब है नहीं हमारी पीढ़ी में। अब देखा जोधपुर में भी क्या, हम 4-5 लोग बचे इसे बुजुर्गों में अगर देखा तो सब पीढ़ी गई। हमारा राम सिंह जी विष्णु साहब चले गए, पुनर्जन विष्णु साहब चले गए, प्रशांत मदेन साहब चले गए, के सिंह राठौड़ साहब चले गए, रणजीत सिंह राठौड़ चले गए, मान सिंह देवड़ा चले गए, नरपतराम बरवट चले गए, मोहन सांगणी चले गए, दीपचंद सांगणी चले गए, नरेंद्र सिंह भाटी चले गए, अहमद सिंधी चले गए। जितने भी जो हमारे साथ थे लोग, पुराने लोग सब चले गए करीब करीब। और मारवाड़ में पूरा क्या, मारवाड़ पूरे 33 सीट है विधानसभा, 33 में से ही अब क्या 5-10 लोग बचे हैं सीनियर लोग, जो शुरू से इन्होंने जीवन में पार्टी के लिए काम किया, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी। 3-4 राजस्थान, जोधपुर में पूरे राजस्थान में, मारवाड़ में 5-7-10 लोग होंगे। एक बात देखने को मिलती है कि आदमी का राजनीतिक के अंदर मतलब शौक होता है, उसके साथ साथ जीवन के अंदर और भी कुछ शौक होते हैं। किसी को किताबें पढ़ने का होता है, किसी को धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का शौक होता है। आपका ज़्यादा लगाव किस में रहा? मैं धार्मिक ग्रंथ पढ़ता हूँ। मेरे को ज़्यादा, मैं तो जीवन में सबसे ज़्यादा धर्म को ही मानता हूँ। जब से समझने लगा जब से धर्म सब कुछ है, धर्म नहीं तो कुछ भी नहीं है। संस्कार जीवन में सब कुछ है, संस्कार नहीं तो कुछ भी नहीं है। और छोटे से उम्र से लगे हैं, भगवान को मानता हूँ। मंदिर से मैं बालाजी का भगत हूँ। मैं जम्बेश्वर भगवान तो जिनके लिए था, इनकी वाणी तो मैं हमेशा पढ़ता भी हूँ, गुरु जम्बेश्वर वाणी, और उनके बातें और कहता भी हूँ, लोगों को कहता भी हूँ भी उनकी वाणी को पढ़ो और उस पर चलन मनन करो, फिर चलो उस पर। अब नई पीढ़ी आ गई, मनन वो गुरु जम्बेश्वर भगवान की बात कोई भगवान को तो जम्बेश्वर भगवान को मानते, उनकी बात को नहीं मानते तो मज़ा नहीं है। भगवान को मानो और वो कहे वो नहीं मानो। अमल तम्बाकू भांग मद माँ से दूर रह जाए, गुरु जम्बेश्वर भगवान का है। अगर उसका अगर कोई सेवन करता है तो खत्म हुई बात। फिर क्या आप गुरु, फिर जम्बेश्वर भगवान के मंदिर में जाने का कोई मतलब नहीं, उचित ही नहीं है। आप गुरु जम्बेश्वर भगवान की बात मानो नहीं और आप उसके अनुसार चलो नहीं और फिर बातें करो कि हमको लगता है कि ये गलत राह चल रहे हैं, ये क्या बताएंगे अपन को। तो गुरु उन्होंने बड़े दिना का बड़ा नोई का बड़ा लंगी व्यापार उत्तम कुली का उत्तम क्रिया कारण क्रिया। उत्तम कुल से जन्म लेने से उतना थोड़ा ही है। आदमी उत्तम तो अपने संस्कारों से, अपने विचारों से, अपने कर्म से हैं। इसी को दूसरे में पीपा जी ने कहा, पीपा पापन कीजिए अलगरे जी, आप करनी आपो आप गुण बेटो गुण बाप। अपना अपना कर्म है, जो अपना जैसा कर्म करता है तो अपना भगवान, आप भगवान को मानो और भगवान की बात को नहीं मानो, फिर भगवान को मानने से क्या हुआ। आप जाके उसको आगे शीश नवाते हो तो कम से कम ये तो शोगन लोग भी हम कोशिश करेंगे तेरे आपके जो आपने रास्ता बताए उस रास्ते पर चलेंगे। तो ये रास्ता तो चलते नहीं लोग, और नहीं चलते हैं। उसी का परिणाम है कि आप आज देखिए गुरु, मैं कई बार कहता हूँ कि आपकी तीसरी पीढ़ी है, मेरी तीसरी पीढ़ी। अपने बिश्नोई समाज में अमल डोडा या कोई तरह का नशा नहीं था, किसी गांव के किसी समाज नहीं था, नहीं के बराबर था। नहीं के बराबर कोई मतलब 20-30 गांव हो तो 10-20 ग्राम की 30 ग्राम में मतलब अफीम में वो एक वो रेवाण टाइप हो जाती थी, कोई मतलब ही नहीं था अफीम इसके सेवन का। तो दूसरा नशा कोई था ही नहीं। लेकिन खासतौर से अपने में यहाँ क्या हुआ कि अब जो विष्णु जाती है उसमें मैं जो मैं महसूस कर रहा हूँ, आगे तो भगवान ने सच्चाई किया वो तो ऊपर वाला जाने, मैं ये महसूस कर रहा हूँ हमने मांगलिक काम को अमांगलिक कर दिया।
मांगलिक काम का मतलब है कि जैसे घर में कोई ब्याह का शव आया, जिसको डोरा बोलते हैं, वो डोरा आया, उसी ने अफीम गालना शुरू कर दिया, बच्चा जन्म अफीम गालना शुरू। गुड़ और मिठाइयाँ पड़ती थी हाँ हाँ हाँ, अफीम उसमें भी अपने गाय 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 ब्याई तो भी अपने वो शुरू कर दिया, भैंस ब्याई तो भी वो थोड़ा सा लेना शुरू कर दिया, घर में बत्ती सी लेके बहन आई उसमें भी शुरू कर दिया, कोई शादी ब्याह कोई भी मांगलिक काम। मतलब हमने ये कह दिया कि इसके बगैर तो कोई काम हाँ, तो ये काम मांगलिक काम को हमने अमांगलिक कर दिया। और जब अमांगलिक काम करते हो तो फिर आप उनसे उम्मीद करते हो कि हमारी पीढ़ी जो नई आई है वो हमें हमारे नियमों के अनुसार चलेगी, या हमारे धर्म के अनुसार चलेगी, या हमारे परिवार को आगे ले बढ़ाने का काम करेगी। कैसे करेगी मुझे बता दो। सही बात है, क्योंकि हमने जो आप कोई पेड़ लगा रहे हो, आप पेड़ में अगर आप पहले ही अगर आप पेड़ में जो जो उत्तम खाद डालनी चाहिए वो खाद नहीं डाल करके पॉइजन डाल रहे हो वैसे, तो फिर आप और फिर उम्मीद करते हो कि हमको फल देगा। नामुमकिन चीज़ है नामुमकिन। ये मैं कहता हूँ कि आप कभी मनन तो करो, आप चिंतन तो करो कि भाई हम क्या रास्ता अपना रहे हैं, और इस रास्ते को अपन रास्ता नहीं, अपन को अगर नहीं बदलेंगे समय के अनुसार तो अपन बहुत पीछे रह जाएंगे दुनिया। अब एक प्रयास जो है गाँवों के अंदर, लोग कहीं ना कहीं वो जो पीक पॉइंट पे पहुंचे हैं कि हम इस बर्बादी के पीक पॉइंट पे पहुंचे और अब वापस आना चाहते हैं, गाँव में मीटिंगें हो रही है और लोग जो ये प्रयास। जब मारो ने कहा तो भूले जरूर गिरना शुरू करो, लेकिन एक मारो ने बहुत बढ़िया बात कही है कि पांटी घुमान पोर दे उनके नहीं मिले। पांटी है ना जो जिन मैंने आप चारों बार रखे करा करे तो पांटी घमान पोर दे, मतलब पांटी तो खाएगी गया खाएगी हूँ नहीं गया और उन्हें नहीं करा कहीं माल तो है ही नहीं। तो अगर अभी भी समय ठीक है, अगर होता है तो बढ़िया, नई पीढ़ी को मैं ये कहता हूँ कुछ करो, अच्छा करो, भगवान से डरो और अच्छा करो। हम तो जैसे हमारी एज है तो हम तो कहते कम खाओ और गम खाओ, इस उम्र में तो कम खाओ और गम खाओ, लेकिन बच्चों को ये कहता हूँ कि करो अच्छा करो, नाम अच्छा करो समाज का। आप ये भी देखो आप कि कोई एक आदमी अच्छा करता है तो उसका उदाहरण बनता है, एक खराब करता है तो वो भी उदाहरण बनता है। अगर अपन को अच्छे आदमी के पीछे चलेंगे तो आइकॉन अपन किसी को मान रहे हैं आजकल। हम जो खराब रास्ते में चले हम खराब को मान रहे हैं, उसको आइकॉन नहीं मानना चाहिए। उसी को आइकॉन मान रहे हो तो फिर आप उम्मीद करते हो कि हमारे अपन को तो हमारे तो आइकॉन गुरु जम्बेश्वर भगवान है, दूसरों की मानने की जरूरत ही नहीं है। हमारे तो जो उन्होंने वाणी दी है उसी वाणी को चलना है, उस वाणी के अंदर चल नहीं रहे तो ये हम कहीं की कमी है हमारे कोई न कोई। जो त्रुटियां हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम अगर बहुत ज़्यादा वो अभी समय है। देखो अपने बहुत मजबूत थे इस कबड्डी अपने कहते कबड्डी पाला खेलता मल्ला देता, लोग कबड्डी खेलते थे, मल्ला उठाते थे लोग, कबड्डी पाला खेलता मल्ला देता लोग, भाई इन कर्म चायरी कर्म जन्म से लग गया रोग, जन्म से ही रोग लग गई अपने। तो आज जोलियाली गांव है एक जोधपुर में, बेनीवाल जाति की विष्णु जाता उस गांव में 3.5 वर्ष का ऊँट होता उसको हथेली पे उठा लेते थे, लोगों में इतनी ताकत थी। गांव में मुगदुल उठाते थे, गांव में मुगदुल उठाते, होली दिवाली आती, वार त्योहार शादी ब्याह में लोग किसने मुगदुल उठाया, कितने लोगों ने मुगदुल उठाया, कौन कुश्ती में जीता, ये बात होती थी। अब मुगदुल उठाना भूल गए, मुगदल है ही नहीं बचे। मैं जोधपुर में तो 3000 गाँव ढाणियाँ पूछता हूँ, मुगदल बस वो इतने कोई बांध रहे, उठाना और कोई नहीं बचा। क्यों कि अपने खान पान बदल दिया। सात्विक आहार, सात्विक विचार और सात्विक अगर आपका जीवन नहीं है, सात्विक जीवन नहीं है तो जीवन तो है लेकिन उसको मैं जीवन नहीं मानता। हम यूं नहीं काट रहे हैं। हाँ बस ठीक है, तो आना आएगा तो चलना तो पड़ेगी आपको। अगर जिस रास्ते आपके सामने रास्ते हैं, एक बढ़िया रास्ता है, एक कंटीला रास्ता है, चुन लो आप जो चुनना चाहो। बढ़िया रास्ते चलोगे तो आराम से जीवन जियोगे, कंटीला रास्ते होगे तो भूखते जाओगे। आप भी 3 बार MP रहे हैं, तो समाज के विषय के ऊपर आपने देखो मैंने तो जब मैंने विष्णु समाज अभी कुछ लोगों को अब कोई आदमी कह दे कुछ भी कह दे उसका मेरे पास मतलब उसको रिप्लाई नहीं देना चाहता किसी बात का। लेकिन देखो अमृता देवी नेशनल अवार्ड मैंने शुरू कराया है, अमृता देवी विष्णु नेशनल वाइल्ड लाइफ अवार्ड मैंने शुरू कराया है, शौर्य पुरस्कार मैंने शुरू कराया है, राजस्थान में शौर्य अमृता देवी अवार्ड मैंने शुरू करे हैं, पाठ्यक्रम मैंने डलवाया है। जो भी इन शहीदों के नाम से या इनके नाम से जो हो सकता है वो मैंने कराया है। तो आप कहीं भी उठा के देख लो आप,
उसके पहले देख लो, बाद में देख लो, कभी के देख लो, सब मेरे काम आ चुकी है कि ये सार्थक काम है। जो हम रहें या नहीं रहें, लोगों के दिमाग में रहना चाहिए कि भैया हमारे हाँ, अवार्ड मिलेगा किसी को, तो लोगों को जहन में आएगा कि उसने पर्यावरण के लिए काम किया, उसने काम किया, उसको पेंशन मिलती है ना। हाँ, शौर्य पुरस्कार की साल की पेंशन मिलती है, उसके बच्चों को सारी सुविधाएं मिलती है सरकारी तरफ जो पर्यावरण के लिए से। ये मैंने चिट्ठी लिखी थी माननीय वाजपेयी जी को, सुरेश प्रभु वन मंत्री थे उस समय। मैंने कहा कि बंदूक की गोली सुन करके उस बंदूक की तरफ दो ही लोग भागते हैं, एक तो सैनिक भागता है कि सामने दुश्मन है, एक बिश्नोई भागता है, एक शिकारी है। तो इनको एक जैसे ट्रीट करो, दो तरह मत करो। शिकारी को तो शिकारी बचाने, जो शिकारी के पीछे भागा वो मर गया, उसको कुछ नहीं मिलता है। सैनिक अगर शहीद हो गया उसको मान सम्मान मिलता है, तो उसको भी मान सम्मान दो कि उसने भी अपना प्राणों देश बचाने के लिए संघर्ष किया, जिसने प्रकृति को बचाने के लिए किया है। तब उनको 3% कोटा रिजर्व किया कि भाई शौर्य पुरस्कार जो वन्य प्राणों के लिए अपने प्राणों की आहुति देगा उनको शौर्य पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। ये वाजपेयी जी का फैसला था, वाजपेयी जी की सरकार का नाम है। और ये दिया अपने गंगाराम ईश्वरवाल को, सबको दिया, शौर्य पुरस्कार दिया है। और बहुत सारी जैसे पार्क वगैरह भी प्रयास रहता है। पार्क तब 70 एकड़ फार्म अमृतदेव पार्क हमने बनाया था, वो जयपुर वाला, फिर मैं जब मंदिर था तब बनाया था। ये जोधपुर अमृतदेव पार्क मैंने बनाया, जोधपुर अमृतदेव संस्थान भवन को भी विजिट करना आप। मैंने जो हमने हमारे संस्थान बना, हम लोग इसमें भी साथ हूँ मैं, हमारे कम प्रदीप है मेरे साथ, मेरे ताऊ जी का लड़का ही है, हमारे कुछ लोगों को इसमें समाज, हमने समाज से भी मदद ली, नहीं के बराबर ली, लेकिन हमने MP कोटा, MLA कोटा से एक बहुत आज भी बच्चे जो समर्थन फाउंड के बच्चे वहीं रहते हैं। हाँ, जो उच्च शिक्षा के लिए JEE नीट के लिए पहले हम, और अब वहाँ पर पहले जो बच्चे पढ़ते थे तो करीब 30 या 35 लोग वहाँ से नौकर लगे हैं, इनको हम पैसा ही नहीं लेते, 200 से 300 रुपये मंथली लेते हैं, खाना पीने की व्यवस्था वो खुद करते हैं, और हम नॉमिनल चार्ज लेते हैं लाइट पानी का। लेकिन जब आप लोगों ने प्रयास किया तो उस समय तो यही सोचा होगा कि यहाँ पर कोई आएगा तो यात्री रुकेगा, लेकिन नहीं, यात्रियों के लिए नहीं, मैंने यात्रियों के लिए नहीं रुका। मैंने तो ये कहा जो नीडी लोग हैं उनको रुकाएंगे, हमने वो यात्रियों के लिए नहीं सोचा। हमने कहा जो नीडी लोग हैं जिनको जरूरत है, जो पढ़ नहीं सकता, खर्चा क्यों आज शहर में पढ़ता है, उसके पास में मिनिमम नहीं करते, 10-20 हज़ार रुपये चाहिए तब जाकर पढ़ सकता है हर आदमी को। इस प्रकार के जो आपने प्रयास किए थे आज वो मतलब जनता के बीच में फल फूल रहे हैं, ऐसा देख के कितनी खुशी होती है? शांति, मन को शांति, और क्या है, अपन मन तो शांति। जाता हूँ कई बार, मैं महीने में 1-2 बार देखता हूँ जाकर के, मन को शांत करने के लिए भी। चलो अब जो अपने मेहनत की उसका परिणाम ठीक चल रहा है, रिजल्ट ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहे हैं। अब जो राजनीति के अंदर लोग कोई सक्रिय हैं, कोई राजनीति मानना चाहते हैं, आपने एक अपने जीवन का लंबा पड़ाव राजनीति के अंदर निकाला है, पहले की और अभी की राजनीति में कितना फर्क है? बहुत फर्क हो गया। वो अपना तो नहीं रहा, वो लोग भी नहीं रहे, वो अपना तो भी नहीं रहा। अब तो पैसे उड़ राजनीति है। हम नारा लगाते थे कि हमारा नेता कैसा होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा, हमारा नेता कैसा होगा, नरेंद्र अपने मुरली मनोहर जोशी जैसा हो, हमारा नेता कैसा होगा, लालकृष्ण आडवाणी जैसा हो। अब नारा लगाते हैं लड़के का, हमारा नेता कैसा होगा, जिसकी जेब में पैसा हो। नारे बदल गया, जिनकी जेब पैसा है वही हमारा नेता है। वही लोग करते हैं क्यों, बड़े बड़े पोस्टर लगवाने, बड़े गाड़ी लंबी चौड़ी का। मैं तो देखो मेरे पास गाड़ी, मैं कितने साल मेंटेन कर रहा हूँ, क्रेटा मेरी गाड़ी है। बाकी गाड़ी है फॉर्च्यूनर, पता नहीं कितने की, कोई किसके भाई ये गाड़ी है, कोई 1 करोड़ की बता रहा है, कोई 50 लाख बता रहा है, कितने को बताता है। तो हमारे पास अवसर तो थे, हम कर चाहते तो उल्टे सीधे कर सकते थे, हमने उस अवसर को छो अवसर बदला, दूसरे तरफ नहीं, अपनों जीना है, इस दृष्टि से जीना है। लोग कहते हैं मेरे बारे में कहीं बहुत पैसा है, मैं कहता चलो अस्तु, ब्राह्मण कहता है अस्तु, तुम कहो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमने तो औलाद को पढ़ाने में काम खर्च किया। मेरा बेटा डॉक्टर है, बेटा बाहर पढ़ा है, MBA किया हुआ है, गोल्ड मेडल टॉपर है, लंदन से है, स्कॉटलैंड से, आयरलैंड से, सब जगह से पढ़ी उसने, खूब अच्छी पढ़ेगी। नौकरी नौकरी नहीं करके बिजनेस में लग गया। तो बड़ा बेटा डॉक्टर सीनियर मेडिकल ऑफिसर है, बेटियों को पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया यार, अब सब सर्विस में है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब बढ़िया। आप अपने निजी स्तर पे किस प्रकार की कोई लोगों को जरूरतमंद हो उनकी मदद कैसे करते हैं? मैं 1982 से लगा हूँ, जब से वकालत शुरू की उस समय से ही एक वो काम है, वो है मेरे अस्पताल की सेवा का। कितने ही मेरे आज से कितने एक्सीडेंट के फर्स्ट मार्ट हो गई, मुझे पता नहीं कितने, लेकिन आज कोई एक्सीडेंट होता है देख नहीं सकते कि भाई एक्सीडेंट, बॉडी बिखर गई है,
या सर कट के दूर पड़ गया तो उसको जुड़वाना, नज़दीक देख के चक्कर आने लग जाते हैं। लेकिन मैं उस समय से लगा हूँ, इसलिए मेरे लिए दिक्कत नहीं है। लो हॉस्पिटल में चाहे किसी को कोई ज़रूरत पड़े आधी रात को, मैं उसको तैयार हूँ और हमेशा करता हूँ। मैं उस समय मैं पूछता भी नहीं कौन है, किस जाति का, किस पार्टी का, हमको इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ ये है कि इसका आदमी को नीड ज़रूरत है और इसके आप को मदद करनी है, और जैसे मदद करते मैं बराबर, मैंने कभी नहीं करते। 1,75,000 लोगों मैंने मदद की आज तक 45 साल में। आपने क्या और कोरोना काल में कितने लोगों की मदद की, मैंने कोई समझ नहीं है कितने लोगों की मदद की, जहाँ जहाँ भी नीड लोग हैं उन सबकी मदद की। ये कैसे एनजीओ बना रखा है, क्या है? नहीं फाउंडेशन? नहीं कोई मैं व्यक्तिगत, मेरा ट्रस्ट मेरा खुद का, कोई अच्छा, मैं आपके नाम से ट्रस्ट है? न किसी से लेता हूँ न किसी देता हूँ। मैं कुछ लोग मेरे मित्र परिवार के लोग मदद कर देते हैं, उसी से चलाते हैं, हम कोई बकन फर्क नहीं पड़ता। एक फिर उनकी बड़ी दिक्कत रहती है कि मतलब जो कोई लोग करते हैं ना, उसमें फिर अपन को आज के समय में फंडिंग नहीं लेता परिवार? नहीं कोई, मैं मेरे निजी रिश्तेदारों का मैं किसी नहीं लेता। निजी रिश्तेदार जो भी क्या कोई 11,000 किसी के दे देते हैं, बाकी तो हम हमारी लगाते हैं, कोई मतलब नहीं। उससे दूसरा यूँ कि पैसा आदमी को गलत राह पे ले जाता है, इसलिए उससे बच के रहना है। नीडी जरूरत पड़ती है, मेरे पास नहीं है, किसी का तो यार थोड़ा इसमें डाल देना, किसी लोगों को देना है तो इतने ले, बाकी कोई क्या करना पैसे से। सरकार पेंशन देती है, जिंदा रहे हम पूर्व सांसद है तो हमको सुविधा तो बहुत वही मिलेगी जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक मेडिकल फ्री है, हवाई जहाज लाखन की टिकट आ जाते हैं, पार्टी देती थी विधानसभा। फिर हमारे रेल फ्री है, सर्किट हाउस जाओ तो 500 रुपये में सर्किट हाउस मिल जाता है, 100 रुपये में खाना मिल जाता है, और क्या चाहिए हमको। सारी सुविधाएं जब तक जिंदा रहेंगे तब देते रहेगी, तो उससे हम दूर रहते हैं। हम तो इतने रख सकते हैं अपन को क्या महीने की, मुझे इतना दीजिए मैं भी भूखा नहीं ना मैं भूखा नहीं, संत भूखा जाए, साधु भूखा जाए। अमूमन पार्टी जब टिकट वगैरह नहीं देती तो आदमी पार्टी से किनारा कर देता है, पार्टी का काम करना बंद कर देता है। अब आजकल आप पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं? मैं तो पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, 24 घंटे का काम यही है, दूसरा कोई काम ही नहीं है, सुबह से शाम तक यही काम है। अब उसमें जितना कर सकता है वो जिस रूप में कर सकता है उस रूप में जितना कर सकता है। पार्टी जिस हिसाब से पहले आपसे जैसे आदेश देती थी उसी हिसाब से अभी? हाँ, अभी भी कल ही फ़ोन आया था, बेंगलोर जाना है आपको, मैंने कह दिया कब जाना है, 2 लोगों को नाम भेज दिए कि वहाँ उन लोगों से संपर्क करना है, आपको सारी व्यवस्था करेंगे और इन विधानसभा क्षेत्र आपको रहना है, जाऊँगा, जा ही रहूँगा। एक तरह से हम देखें तो कहीं ना कहीं जो संघ से जुड़े हुए लोग रहे हैं वो अपने आप को जीवन पर देश का सिपाही के रूप में मानते हैं। तो थी हम बहुत वैचारिक, हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं, वैचारिक दृष्टि से हम जुड़े हुए हैं ना। हमारा प्रेरणा यही देगी हमारे, कभी आपको हमारा ध्येय क्या है, अपन ध्येय से चलना है। ध्येय जो ध्येय दे दिया, जो हमारे विचार हमको जोड़ दिए, संघ से जुड़े हुए थे, जो ध्येय हमको देता है उस ध्येय पे चलते हैं हम। तो आपका बहुत लंबा राजनीतिक करियर भी रहा है और सामाजिक ग्रंथों के ऊपर भी आपने बहुत सारी स्टडी की है। एक व्यक्ति को अपने परिवार को सफल बनाना हो तो उसको किस प्रकार के परिवार के अंदर गुण दिए जाए बच्चे को प्रारंभिक जीवन से, ताकि आगे चल के बच्चों को पढ़ाई, आज के समय पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई के ऊपर देखो, मेरे बच्चों को जब मैं मंत्री था, मैंने कहा इनकी आदतें यहाँ ख़राब हो जाएगी। आएगा कोई आइसक्रीम खिलाने ले जाएगा, कोई इनको 100 रुपये टिप का देगा, कोई उल्टा सीधा कह के चलो गाड़ी में घुमा के लाता हूँ, तुमको पार्क बताता हूँ, वो देता हूँ, ये दोनों ख़राब हो जाएंगे। तब मैंने इनको बहुत छोटी उम्र के अंदर माउंट आबू, हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल है संघ की, आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू, शंकर विद्यापीठ, मैंने उनको दोनों को दाखिल लगाया। मिसेज बहुत नाराज़ हुई, रोने लगी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे 5-6 साल या 7 साल। मैंने कहा देखो आज तो तुम रो रही हो, नहीं तो अगर यहाँ रही थी जिंदगी भर ये रोएंगे, तो इनको रोना तेरे को रोना देख लो तो पहले तो क्या नहीं, तो फिर मैंने कहा इनको थोड़ा मन मजबूत करो और इनको भेजो वहाँ, तो ये अपना ज़िंदगी आराम से जिएंगे, फिर अपने नाम की पहचान की जरूरत नहीं रहेगी, अपने औकात खुद डेवलप कर लेंगे। लेकिन इनको यहाँ अपने ज़्यादा मोह मत रखो। तो उसमें भर्ती करा दिया, बहुत छोटे छोटे थे वो, खूब। फिर बाद देखो आपके किस साथ देता है भगवान, वहाँ 10th तक थी, बाद में इसका एडमिशन, इसके बड़े वाला बच्चा जो डॉक्टर, उसके 86% नंबर थे, तो मैं उसको लेके गया RK पुरम दिल्ली, जब सांसद था, मैं कहा 12th में यहाँ एडमिट करा देते।
भैरव सिंह जी उपराष्ट्रपति उनसे फ़ोन करे तो वो चोमा मैडम थी वहाँ आर स्कूल में प्रिंसिपल, सैनिक टाइप थी वो। उसने कहा कि जसवंत सिंह जी आप एमपी हो, मुझे पता है, मेरे पास आगे, लेकिन मेरे कट ऑफ 93% है, आपके बेटे की 86% है, मैं 92.9 पे भी एडमिशन नहीं करूँगी, तो तुम क्यों घूम रहे हो? चाहे भैरव सिंह जी के लो चाहे किसी के लो, मैं एडमिशन नहीं करूँगी। मीनवाइल हमारा 12th स्कूल खुल गई माउंट आबू में, फिर वहाँ करा दिया, डीमेट का एग्ज़ाम दिया। आपको जब ये जवाब मिला तो कहीं ना कहीं आजकल लोग पावर यूज करते थे, आपने नहीं सोचा कि मैं अपनी नहीं, फिर उन्होंने कहा भी हमारे तो कट ऑफ ये है, तो फिर मैंने कहा चलो मीनवाइल हमारा बात तो क्यों लगाओ, फिर उन्होंने कहा नहीं हमारा एडमिशन नहीं बैठ सकता। तो फिर मैंने विद्या भारती में तो एक वो स्कूल थी वहाँ जयपुर में, वो उसमें एडमिशन उसका करा दिया, लेकिन वो वहाँ खुल गई, माउंट खुल गई, तो माउंट ले जाकर भर्ती करा दिया। और वही बच्चा जब डीमेट का एग्ज़ाम हो तो भारत में 20वें नंबर पर रहा, तो उसकी रैंक 20 नंबर थे उसके डीमेट के एग्ज़ाम में। मेरिट हो गया, MBBS कर ली, डॉक्टर बन गया। लेकिन उनके जो कायदा है, तो फिर कायदे में उन्होंने कहा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, खत्म हुई बात, भी नहीं अपन क्या बहस करेंगे वहाँ उनसे। वो उन्होंने कहा मेरे तो ये नियम है, कोई कह दे मैं नहीं करूँगी, फिर बाबू से जोड़ कर बहस करने से कोई मतलब नहीं था। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सहनशीलता होती है जो लोग सहनशीलता जरूरी है जीवन में, क्योंकि आप अगर राजनीतिक में आपके आगे बढ़ना है तो सहनशील होना पड़ेगा। आप कोई बात को आप अगर ज़्यादा एग्रेसिव होकर करोगे या ज़्यादा उतावलापन करोगे तो आप जो आप मुकाम हासिल करना चाहते वो नहीं कर सकते आप। आजकल लोग आते ही तुरंत सब कुछ चाहते हैं, वो नहीं हो, संभव नहीं है। हाँ ठीक है, चाहे कोई कहीं से आपको एक दो और कहीं वो एडजस्ट हो गए तो हो गए, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो दो बातें आपको, जो एक तो जनता के प्रति आपके भाव, जनता का भाव आपके प्रति, ये दो तो देखना ही पड़ेगा। अब को कितने दिन देखेंगे नहीं देखेंगे अलग बात है, लेकिन लोगों को तो आप लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये तो बताओ। आंकलन खुद को ये तो विश्लेषण करना चाहिए कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। सही बात है। भाई 4 लोग आके मेरी तारीफ कर देंगे, मैं तो बहुत बढ़िया आदमी, मैं 4 लोग मेरे मुंह पे तारीफ कर रहे हैं, तो मेरे जैसे बढ़िया आदमी कोई हो ही नहीं सकता, तो वो आंकलन गलत है। पुराने समय में भी राजा महाराजा जब थे, जो राजा होते थे, वो दूसरे भेष में जाकर के गली मोहल्लों में घूमते थे और पूछते थे राजा का व्यवहार क्या है, या सेना के सैनिकों का या मंत्री का व्यवहार क्या है, जनता के भाव क्या है उनके प्रति, राजा के प्रति या जनता के मंत्रियों के प्रति, उनका क्यों उनके साथ अनुचित कहीं नहीं हो रहा है। तो घूमता था वो, घूम कर पूरी रिपोर्ट लेता था खुद, अपने मतलब किसी मंत्री को नहीं बताता था राजा जब निकलता था। तो वो भाव आप ले लोगों से, वो सिर्फ 4 लोग आपके साथ बैठे हैं वो बता देंगे आप बहुत बढ़िया आदमी, उससे बढ़िया नहीं होता है। वो तो अपने निजी हित के लिए आपने बड़े कुछ भी करेंगे, उनको स्वार्थ सिद्ध करना है। आजकल लोग नेता ही पसंद करता है, मुँह पे तारीफ चाहिए। अच्छा दूसरा उनको ये भी चाहिए कि जो मेरे मान लो किसी जानवर है तो जाके मेरी 4 बातें खराब कहेंगे कि वैसा है ऐसा वहाँ ये कर दिया, वो उसका उनको काउंटर चेक भी नहीं करते हैं। किसी के बार कुछ भी कहते काउंटर चेक तो करना चाहिए ना। आज के समय में काउंटर चेक बहुत ज़रूरी है। कोई कुछ भी कह देगा किसी के बारे में कह सकता है। अभी मुंडेर मत्तिर बिना, एक संस्कृत बहुत बड़े श्लोक है, जितने सिरे बुद्धि बातें हैं, हर बात का आप जवाब ही नहीं दे सकते क्योंकि सबके विचार अलग अलग है, हर आदमी अलग सोचता है। तो उसके बाद के आप कहो वो अपने निज स्वार्थ के लिए कह रहा है, क्यों कह रहा है, लड़ाने के लिए कह रहा है कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कह रहा है, ये तो पता करना ही चाहिए। नहीं करोगे तो आप ठीक है 4 दिन चांदनी फिर अंधेरी रात। बहुत सुंदर बात बताई जसवंत सिंह जी बिश्नोई, जिन्होंने अपना लंबा राजनीतिक कैरियर भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से होते हुए आज भी पार्टी के साथ एक सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बहुत ही मुख्य बात बताई कि अपनी काबिलियत और अपने प्रति लोगों के भाव खुद परखें, साथ ही परिवार को संस्कार जरूर दें, जिससे आपको आगे जीवन में चल के बहुत सारी खुशियाँ मिलें, ना कि कभी मायूसी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने कीमती टाइम दिया। आपको धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर कमेंट के माध्यम से अपने जो है विचार प्रकट करें। मैं आपको पहुँचे फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।